हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है पिछले 4 दिनों से हम प्लांट मॉर्फोलॉजी अर्थात पादप आकारिकी के प्रीवियस रिक्वेशन कर रहे हैं, जो आपसे 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआरबीजे में, आरपीएफ में पूछे गए। आज हम फल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। आपके प्रीवियस रिक्वेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने कॉन्सेप्ट लिए हैं और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न लिए हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना मेरे भाई, सब कुछ समझ में आएगा। बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। अगर आप रेलवे की ही तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लेना भैया, इससे बार आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बट शर्त यह है कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो सारी चीज़ें आपको याद होना जरूरी है भैया। चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, चैप्टर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। चैप्टर का नाम क्या है? प्लांट मॉर्फोलॉजी, अर्थात पादप आकारिकी। पिछले 4 दिन से जो हमारी क्लास से देख रहा है उसको अच्छे से पता होगा कि एक्चुअली में प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। जो नया भाई आया है उसे मैं बता दूं, प्लांट मॉर्फोलॉजी आप ये कह सकते हो, ये एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें हम पादप के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि फल के बारे में पढ़ते हैं, है कि नहीं है, फूल के बारे में पढ़ते हैं, पत्तियों के बारे में पढ़ते हैं, तना के बारे में पढ़ते हैं, जड़ के बारे में पढ़ते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादप के बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को कहा जाता है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकारिकी। इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ते हैं? तो जड़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसे रूट कहा जाता है। तना के बारे में पढ़ते हैं, जिसे स्टेम कहा जाता है। पत्ती के बारे में पढ़ते हैं, जिसे लीफ कहा जाता है। फल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे फ्रूट कहा जाता है। और पुष्प के बारे में पढ़ते हैं, फूल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे फ्लावर कहा जाता है। तो जड़ के बारे में मैं आपको पढ़ा दिया, तना के बारे में पढ़ा दिया, लीफ पत्तियों के बारे में पढ़ा दिया, पुष्प के बारे में पढ़ा दिया। वैसे ये अंतिम क्लास है, लेकिन बीज के बारे में भी मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ताकि अगर बीज से भी क्वेश्चन आए हमारे एग्जाम में तो हमारा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। देखो, हमारा सीधा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमारा छूटना नहीं चाहिए। और हमारा भैया कर्तव्य है, फर्ज है कि जो जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें हम आपको करवाएं। ठीक है भैया, तो आज हम करने वाले हैं फल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछली 4 क्लासों में मैंने आपको जड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पुष्प से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और भैया पत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत अच्छे से करवाए। पिछली 4 क्लासें नहीं देखी है तो जाकर के देख लेना भाई, मजा आ जाएगा। प्लांट मॉर्फोलॉजी से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने पिछली 4 क्लासें देख ली आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। ठीक है, चलिए अब आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद में फिर हम फल के प्रकार पढ़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा सत्य फल, असत्य फल, सरल फल, पुंज फल, अनिषेक फलन और निषेक फलन, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने इस प्रकार के क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, जैसे कि टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल होता है कि नहीं है। इसके अलावा आपने देखा होगा नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपने पढ़े होंगे। आम का कौन सा भाग खाया जाता है, इस प्रकार के प्रश्न भी आपने पढ़े होंगे। केले का कौन सा भाग खाया जाता है। तो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आपका मैं कह रहा हूँ बस आपको वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना, बस जाना मत मेरे भाई। अगर जाओगे तो फिर पछताना पड़ेगा आपको। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको पुष्प से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए थे भैया, जिसमें मैंने पुष्प का मादा भाग आपको बताया था। तो पुष्प का जो मादा भाग है उसे हम क्या कहते हैं? उसे जायांग कहते हैं, है कि नहीं है, या फिर गाइनोसियम कहते हैं, या फिर स्त्री केसर कहते हैं। तो मैं डायग्राम बना लेता हूं भैया उसका। तो कुछ इस तरीके से था उसका डायग्राम, याद आया आपको? इस तरीके से था। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है स्टिग्मा, यानी कि वर्तिकाग्र।
याद आ रहा है आपको? ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग होता है स्टाइल, यानी कि वर्तिका, ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है, ये होता है ओवरी, यानी कि अंडाशय। और ये वाला भाग होता है ओव्यूल, यानी कि बीजांड, ठीक है। मैंने आपको कल पोलिनेशन की प्रोसेस भी पढ़ाई थी, परागण बताया था। पोलिन ग्रेन्स का पुष्प के नर भाग से मादा भाग के स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है, बताया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ओवरी होती है, जो अंडाशय होता है, इससे फल का निर्माण होता है। इससे किसका निर्माण होता है? इससे फल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फल का निर्माण। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बीजांड होता है, इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है। इस बीजांड से किसका निर्माण होता है? बीज का। तो ओव्यूल यानी कि बीजांड से बीज का निर्माण हुआ, ओवरी अंडाशय से फल का निर्माण हुआ। और जो अंडाशय की जो दीवारें हैं भाई, अंडाशय की जो दीवारें हैं, ये क्या है? ये है भैया अंडाशय की दीवारें। ये क्या है? अंडाशय की दीवारें। और इस अंडाशय की दीवारों से किसका निर्माण होता है? इस अंडाशय की दीवारों से निर्माण होता है अंडाशय भित्ति का, फल भित्ति का कह सकते हो। किसका निर्माण होता है? फल भित्ति का निर्माण होता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेरिकार्प का निर्माण होता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई। उसके अलावा ये क्या है? ये ओव्यूल है, ये आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल है, यानी कि बीजांड है। इस बीजांड से बीज का निर्माण हुआ। तो इस बीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या पाया जाता है? इसके चारों ओर बीजांड आवरण होता है। क्या होता है? बीजांड आवरण होता है। और इस बीजांड आवरण से किसका निर्माण होता है? बीज आवरण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बीज आवरण का निर्माण होता है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? बोलो। बताओ, ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे बताओ। बताओ भैया, यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई? देखो भैया, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो ना, तो जैसे जैसे मैं आपसे समय मांगता हूँ वैसे वैसे आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ नहीं, मैंने मादा पुष्प का डायग्राम बनाया है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं आप, या जायांग कहते हैं, या गाइनोसियम कहते हैं। ऊपर वाला भाग स्टिग्मा होता है, बीच वाला भाग स्टाइल होता है। ये ओवरी है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है। अंडाशय की जो दीवारें होती है उससे फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प का निर्माण होता है। सही है, इतनी बात क्लियर है। और देखो, फिर बीच में ओव्यूल होता है, यानी कि बीजांड होता है। इस बीजांड से बीज का निर्माण होता है, और इसके ऊपर आवरण होता है, बीजांड आवरण से बीज के आवरण का निर्माण होता है। सिंपल सी बात है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझना, ये जो फल भित्ति होती है ना, ये फल भित्ति कितने प्रकार की होती है? ये फल भित्ति 3 प्रकार की होती है। ध्यान से समझना, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो फल भित्ति होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? तो पहली होती है एपिकार्प। इसे कहा जाता है बाह्य फल भित्ति, ठीक है। दूसरी होती है मीजोकार्प, यानी कि मध्य फल भित्ति। और तीसरी होती है
एंडोकार्प यानी कि अंतः फलभित्ति। बोलो, एक बाह्य फलभित्ति, एक मध्य फलभित्ति और एक होती है भैया अंतः फलभित्ति, यानी कि एपिकार्प, मेजोकार्प और एंडोकार्प। मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जो फलभित्ति होती है, जो पेरिकार्प होती है, वो 3 प्रकार की होती है। पेरिकार्प यानी कि फलभित्ति, पहली होती है एपिकार्प से बाह्य फलभित्ति कहा जाता है, दूसरी होती है मेजोकार्प से मध्य फलभित्ति कहा जाता है और तीसरी होती है एंडोकार्प से अंतः फलभित्ति कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ये बताओ, आपने आम खाया है? आम, बोलो आप में से आम किस किस का पसंदीदा फल है? आम किस किस का पसंदीदा फल है? आपका है? देखो भैया, आम की मैं डायग्राम बनाता हूँ, आम की मैं संरचना बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे अब देखो हमारे पास भैया व्हाइट बोर्ड है कि नहीं है? तो अलग अलग तो कलर लेके नहीं आ सकते आपके लिए, तो जैसा बनाता हूँ वैसा देख लेना। वैसे आपने तो खूब खाया है आम, ठीक है? चलो इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ये क्या है आपका? ये आम है भैया आपका। ये क्या है? ये क्या है? ये आम है भैया। ऐसा ही होता है आम? बताओ, ऐसा ही होता है क्या आम? देखो ऐसा होता है आम। चलो कोई बात नहीं, मान लीजिए समझ में तो आ रहा है आपको। अब देखो, मैंने कहा कि जो फलभित्ति होती है उसके 3 प्रकार होते हैं। तो आम का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, जिसे आप छिलका कहते हो, तो वो कौन सी फलभित्ति है? तो ये होता है भैया एपिकार्प। एपिकार्प यानी कि बाह्य फलभित्ति। कौन सी फलभित्ति? बाह्य फलभित्ति। कौन सी फलभित्ति? बाह्य फलभित्ति। और आम का जो भाग आप खाते हो, गुदा वाला भाग, ये बीच वाला भाग, ये वाला, इस वाले भाग को कहा जाता है मेजोकार्प। क्या कहा जाता है? मेजोकार्प। अंदर की तरफ पर क्या होती है? गठुली, जिसे आम भाषा में कहा जाता है, वैसे से बीज बोला जाता है। तो बीज के बाहर की तरफ भी एक परत होती है, ये वाली परत। अगर आपने देखा हो तो ये जो बीच वाला भाग होता है ना, उसको इस गठुली से अलग करता है, उसको इस बीज से, आम के बीज से अलग करने का काम करता है ये वाली परत। तो ये वाली जो परत होती है ना, इस वाली परत को कहा जाता है एंडोकार्प। बोलो किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है भैया कि आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? बताओ भैया, जल्दी जल्दी बताओ। आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? बैठ जाऊं क्या मैं? मैं तो दिख ही नहीं रहा आपको, बताओ। चलो मैं खड़ा हो जाता हूं। आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है? बताओ भैया। एपिकार्प है या मेजोकार्प है या एंडोकार्प है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि आम का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, तो मेजोकार्प है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब इसको मैं मिटा दूं, यहाँ तक की कहानी तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई। ओके, चलो ठीक है भैया, मिटा देते हैं।
भाई यहाँ तक की कहानी तो समझ में आ गई होगी आपको, वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना अगर यहाँ तक की कहानी आपको समझ में नहीं आई है तो। अब देखो नारियल से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया आपके एग्जाम में। किससे क्वेश्चन पूछा जाता है? नारियल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मुझे ये बताओ कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है? देखो वैसे हमारे पास इतना तो कुछ है नहीं है, नारियल तो है नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बता सकूं, लेकिन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये पानी भरा हुआ है भैया, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको? देखो वैसे डायग्राम की सहायता से हम अच्छे से बना नहीं पाते क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आपको अलग अलग रंग से कोई चीज़ें दिखा दे। लेकिन याद रखना कि सबसे बाहर की तरफ, चलो मैं आप 1 मिनट में आया, अभी मैं बताता हूँ आपको, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लेके आता हूँ आपके लिए। देखिए भैया, अब यार वैसे तो कोई जुगाड़ मुझे मिला नहीं कि मैं आपको डायग्राम की सहायता से समझा सकूँ, हाँ लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगा। देखो नारियल के बारे में हम बात करते हैं, नारियल के बारे में। तो देखो नारियल का पहला वाला भाग जो आपको बाहर से दिखाई देता है, बाहर से दिखने वाला भाग, नारियल का पानी पीते हो आप, नारियल का जो भाग आपको बाहर से दिखता है उस भाग को कहा जाता है एपिकार्प, यानी कि बाह्य फलभित्ति। क्या कहा जाता है? बाह्य फलभित्ति कहा जाता है। लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बाहर वाले भाग को आप हटा करके देखते हो तो फिर आपको रेशेनुमा संरचना दिखाई देती है, रेशेदार है कि नहीं, जटाएं दिखाई देती है। तो जो रेशेदार जो फाइबर्स, नंबर 2 पर आता है भैया रेशेदार संरचना। जो रेशेदार संरचना होती है नारियल में, जो रेशे होते हैं ना, रेशे होते तो है, आपने देखा होगा जब आप नारियल के बाहर वाले भाग को आप हटा करके देखते हो तो आपको बहुत सारे रेशे दिखाई देते हैं। तो जो रेशेदार जो संरचना होती है वो होता है आपका मीजोकार्प, है कि नहीं, मध्य फल भित्ति। और तीसरा क्या होता है? अब देखो रेशेदार के जस्ट नीचे की तरफ आपको क्या दिखाई देता है? एक परत और दिखाई देती है, और उस परत के अंदर की तरफ आपका क्या निकलता है? नारियल निकलता है भैया। या तो उसमें पानी होगा, है कि नहीं है, या पानी वाले भाग से, या फिर वो जो नारियल निकलता है, तो आपने देखा होगा नारियल को जब बीच में से काटते हैं तो भैया नारियल भाग निकल जाता है, और नारियल वाले भाग की तरफ अंदर की तरफ एक परत होती है। अंदर की तरफ क्या होती है? एक परत होती है। तो अंदर वाली जो परत होती है, तीसरे नंबर पर अंदर वाली परत, इस अंदर वाली परत को कहा जाता है एंडोकार्प, यानी कि बाह्य मध्य अंतःफलभित्ति, अंतःफलभित्ति। इसके अलावा नंबर 4 पर आपको दिखाई देता है भैया या तो नारियल का ठोस भाग, है कि नहीं है, या फिर आपको तरल भाग दिखाई देता है जिसे आप खाते हो। ठोस वाला भाग और जो तरल वाला भाग होता है जिसे आप खाते हो वो होता है भैया एंडोस्पर्म, वो होता है एंडोस्पर्म, वो होता है भ्रूणपोष। वो क्या होता है? वो होता है भैया भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। अब मुझे ये बताओ, नारियल का डायग्राम तो मैं बना नहीं पाया, पर मुझे ये बताओ कि जो नारियल में आपको बाहर से दिखाई देता है, क्या उस वाले भाग को हम एपिकार्प, बाह्य फलभित्ति कह सकते हैं?
जो रेशेदार संरचना है उस रेशेदार संरचना को मेसोकार्प मध्यफलवित्ती कहा जाता है। जो आंतरिक संरचना होती है जिसके अंदर की तरफ नारियल का ठोस भाग या तरल भाग होता है जिसे हम खाते हैं, तो वो होता है एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष, है कि नहीं। तो नारियल का खाए जाने वाला भाग है भैया ये भ्रूणपोष। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, नारियल का खाया जाने वाला भाग, बोलो बोलो भैया, यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया। अब देखो, नारियल की जो रेशेदार संरचना होती है ना, इन्हें कहा जाता है कोयर। क्या कहा जाता है? कोयर कहा जाता है, या फिर नारियल फाइबर कहा जाता है, या फिर किस नाम से जाना जाता है? नारियल फाइबर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। या तो कोयर या फिर नारियल फाइबर। ये वास्तविक में कठोर होता है भैया, ये वास्तविक वह कठोर परत होती है, ये वास्तविक वह कठोर रेशे होते हैं, आप ये कह सकते हो, वास्तविक व कठोर रेशे होते हैं। और याद रखना, नारियल का जो नारियल होता है उस नारियल में जो रेशे होते हैं, ये आपने देखा होगा, ये बहुत कठोर होते हैं। तो इसकी कठोरता के पीछे का कारण क्या है? उनकी कठोरता का पीछे का कारण है लिग्निन। इसमें लिग्निन उपस्थित होता है। लिग्निन नाम का एक पदार्थ होता है, और इस लिग्निन के बारे में आपसे पूछा गया है भैया स्टेनो की एग्जाम में। नारियल की जो रेशेदार संरचना होती है उसकी कठोरता किस पदार्थ के कारण होती है? तो लिग्निन के कारण होती है। किसके कारण होती है भैया? लिग्निन के कारण होती है। बोलो, लिग्निन के कारण होती है। तो यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको दोबारा से रिवीजन करवा देता हूँ। फल भित्ति है वो 3 प्रकार की होती है। एक जो बाहरी फल भित्ति होती है उसे एपिकार्प कहा जाता है, जो मध्य फल भित्ति होती है उसे मेसोकार्प कहा जाता है, जो आंतरिक फल भित्ति होती है उसे एंडोकार्प कहा जाता है। आम की संरचना में भी हमने देखा कि आम की संरचना में एपिकार्प कहाँ उपस्थित होती है, मेसोकार्प कहाँ उपस्थित होती है और एंडोकार्प कहाँ उपस्थित होती है। लेकिन नारियल की संरचना में यहाँ से कुछ अलग मामला है। नारियल के मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से 4 भाग बनाए हैं भैया, है कि नहीं। मैंने आपको समझाने के लिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझाने के लिए, क्योंकि हमारे पास डायग्राम तो है नहीं तो मैं डायग्राम की सहायता से आपको बता देता कि भैया ये एपिकार्प है, ये मेसोकार्प है, ये एंडोकार्प है, ये एंडोस्पर्म है कि नहीं। लेकिन मैंने आपको बताया है कि बाहर से जो दिखाई देने वाला भाग है वो एपिकार्प होता है, जिसे बाह्य फलभित्ति कहते हैं। और जो रेशेदार संरचना होती है वो मेसोकार्प होता है, यानी कि मध्य फलभित्ति होती है। और जो अंदर वाली परत होती है वो होती है एंडोकार्प, यानी कि अंत फलभित्ति। और जो खाने योग्य भाग है, ठोस भाग है, तरल भाग, वो एंडोस्पर्म कहा जाता है, उसे भ्रूणपोष कहा जाता है। तो नारियल का खाए जाने वाला भाग है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नारियल का खाए जाने वाला भाग कौन सा है, तो आप क्या राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष। दूसरा, नारियल की जो रेशेदार संरचना होती है उसे बोला जाता है कोयर, नारियल फाइबर। क्या बोला जाता है? कोयर या फिर नारियल फाइबर कहा जाता है। ये वास्तविक में कठोर रेशे होते हैं, और इसमें जो कठोरता होती है वो लिग्निन के कारण होती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली, है कि नहीं है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम जो है वो केले का कौन सा भाग खाते हैं। भैया ये आपके एग्जाम की क्वेश्चन है, ये मत सोचना कि हमें क्वेश्चन नहीं करवाए जा रहे। ये मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आपको जो थ्योरी करवा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये मेरे भाई बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। तो याद रखना है आपको इन चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप फल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपके अलग अलग एग्जाम में, उनको उठा करके देख लेना। जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे बाहर आपसे रेलवे में नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको फल के प्रकार बता देता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दूँ? ओके भैया, चलो वैसे ही मिटा देता हूँ, चलने दो यार लगातार क्लास है। चैनल पर नया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो यार, जड़ से संबंधित अगर आपने महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं किए हैं तो जाके कर लेना, वहाँ तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया और क्वेश्चन भी करवाए। तना से संबंधित भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, पत्ती से संबंधित भी क्वेश्चन करवाए। और आप कुछ देखो या ना देखो भैया, लेकिन पुष्प वाली क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि रेलवे में जो पुष्प वाली क्लास है ना,
वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अगर एग्जामिनर की जगह पर मैं होता ना तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता कि स्टूडेंट को हवा भी ना लगे, लेकिन उतना वो भी नहीं जाना होता हमें। चलो देखो भैया, अब पढ़ते हैं हम पुष्प के नहीं, फल के प्रकार। किसके पढ़ेंगे? फल के प्रकार। तो भैया फल के प्रकार में क्या पढ़ने वाले हम? फल के प्रकार पढ़ने वाले। तो फल के प्रकार में हमारा जो पहला है वो निषेचन के आधार पर, फल के प्रकार है। निषेचन के आधार पर तो पहला होता है निषेक फल और दूसरा होता है अनिषेक फल। अनिषेक फलन, फलन भी कह सकते हो या फल भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो निषेक फलन और अनिषेक फलन बताइए। अनिषेक फलन के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। तो निषेचन के पश्चात जो फल का निर्माण होता है वो होता है निषेक फलन। तो निषेचन के पश्चात फल का निर्माण। भाई निषेचन के पश्चात अगर फल का निर्माण हो रहा है तो वो निषेक फल है। इसके उदाहरण क्या है? तो उदाहरण है भैया लगभग सभी फल। ठीक है। अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक फलन में निषेचन के बिना, इसमें निषेचन के बिना फल का विकसित होना या फिर निर्माण होना। विकसित होना। उदाहरण क्या है? उदाहरण है मेरे भाई पपीता, केला और टमाटर। याद रखना मेरे भाई, टमाटर एक सब्जी नहीं है, टमाटर एक फल है। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया टमाटर क्या है। आपसे रेलवे की, शायद मैं देख के बताता हूँ आपको, रेलवे की कौन से एग्जाम में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में 29/3/2016 को पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी में 29/3/2016 को पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में 29/03/2016 को पूछा गया क्वेश्चन है कि टमाटर क्या है। तो टमाटर क्या है? एक फल है। तो बिना निषेचन के अगर किसी फल का निर्माण होता है तो वो होता है अनिषेक फलन या अनिषेक फल भी कह सकते हैं। उदाहरण है पपीता, केला, टमाटर। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है टमाटर क्या है, तो टमाटर एक फल है। एक होता है निषेक फलन, तो निषेचन के पश्चात जो फल का निर्माण होता है, उदाहरण है सभी फल। मुख्य रूप से जो सभी फल का जो निर्माण होता है वो निषेचन के पश्चात ही होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने सभी फल लिखा है। निषेक फलन कहलाता है। अनिषेक फलन कहलाता है निषेचन के बिना फल का विकसित होना। क्या कहलाता है? फल का विकसित होना क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। पार्थेनोकार्पिक कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बोलो भैया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, अनिषेक फलन। निषेचन के बिना फल का विकसित होना। अरे भाई निषेचन हुआ ही नहीं है। अब निषेचन के बारे में तो आप समझते हो ना, निषेचन क्या होता है। तो निषेचन हुआ ही नहीं है और निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है, तो वो अनिषेक फलन है भैया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। और निषेक फल क्या होता है? तो निषेचन के पश्चात फल का निर्माण होता है। उदाहरण है सभी फल, इसके उदाहरण है पपीता, केला, टमाटर। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य फल और असत्य फल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो मिटा दूं? ओके। अब सत्य फल और असत्य फल के बारे में पढ़ लेते हैं। सत्य फल के बारे में आपने जरूर सुना होगा, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। देखो
पहला है भैया सत्य फल, ट्रू फ्रूट्स, और एक होता है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। इसमें क्या होता है, जो अंडाशय होता है उस अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो अगर अंडाशय से फल का निर्माण हुआ, अंडाशय से अगर फल का निर्माण हुआ तो वो तो होता है मेरे भाई सत्य फल। और अंडाशय के अलावा, अंडाशय के अलावा अन्य भाग से, जैसे मैं पुष्पासन लिख सकता हूं कि भाई पुष्पासन से अगर फल का निर्माण हो रहा है, यानी कि अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से, मादा पुष्प के अंडाशय से अलावा, अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होता है तो वो होता है असत्य फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल लिख लीजिए भैया, इस सत्य फल का है आम, और इसका है सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती, बोलो बोलो भैया। सत्य फल और असत्य फल आपको समझ में आया। ट्रू फ्रूट, अंडाशय से फल का निर्माण हुआ है तो सत्य फल है, ट्रू फ्रूट है, जैसे कि आम। लेकिन असत्य फल क्या होता है, तो अंडाशय के अलावा किसी अन्य भाग से अगर फल का निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है असत्य फल, यानी कि फॉल्स फ्रूट, झूठे फल भी कहा जाता है, जैसे कि सेब और नाशपाती। और देखिए भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके। और देखिए भैया, और फल के प्रकार पढ़ते हैं। ये फल के प्रकार है सत्य और असत्य फल। देखो, एक है भैया सरल फल, दूसरा होता है भैया पुंज फल, और तीसरा होता है संग्रंथिल फल। ये तीन प्रकार के फल और होते हैं। एक होता है सरल फल, एक होता है पुंज फल, पुंज का मतलब होता है समूह, और एक होता है संग्रंथिल फल। बताइए, आपने निषेक अनिषेक फल के बारे में पढ़ा, सत्य फल और असत्य फल के बारे में पढ़ा, सरल फल के बारे में अब हम पढ़ने वाले। अगर एक अंडाशय से एक फल का निर्माण होता है, अगर एक अंडाशय से एक फल का निर्माण होता है तो वो सरल फल है। उदाहरण क्या है? उदाहरण है भैया आम और अमरूद। बोलो, एक अंडाशय से एक फल का निर्माण हुआ, एक अंडाशय से एक फल का, जैसे कि एक पुष्प है, अब पुष्प में अंडाशय है यानी कि मादा जनन भाग है, सॉरी, तो उसका जो अंडाशय है उस अंडाशय से अगर फल का निर्माण हो रहा है, उस अंडाशय से अगर फल का निर्माण हो रहा है तो भैया वो होगा सरल फल, जैसे कि आम और अमरूद। ठीक है, इसमें देख लीजिए भैया, पुंज फल क्या होता है, नाम से स्पष्ट है भैया, समूह है, एक से अधिक अंडाशय से फल का निर्माण, जैसे कि एक से अधिक अंडाशय, जैसे कि मान लीजिए ये पुष्प आपका है कि नहीं है, एक अंडाशय ये हो गया, एक अंडाशय ये हो गया, और एक अंडाशय हो गया। तो एक से इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही अंडाशय होता है, इसमें सिर्फ
एक ही अंडाशय होता है, लेकिन इसमें एक से अधिक, तो एक से अधिक अंडाशय से अगर फल का निर्माण होता है, अगर फल का निर्माण होता है तो वो होता है पुंज फल, जैसे कि समूह। स्ट्रॉबेरी किसका उदाहरण है मेरे भाई? किसका? पुंज फल का। सही है, बोलो किसी को प्रॉब्लम है अब तक? जल्दी जल्दी बता दो किसी को प्रॉब्लम हो तो। जल्दी जल्दी बता दो भैया, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो। जल्दी जल्दी बताओ। अब देखो, संग्रंथिल फल क्या होता है? इसमें पुष्प के अलग अलग भागों से फल का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? पुष्प के अलग अलग भागों से, या फिर आप लिख सकते हो कि संपूर्ण पुष्प क्रम से फल का निर्माण संग्रंथिल फल कहलाता है। उदाहरण देख लीजिए, अनानास, कटहल, सहतूत। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भैया जो स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी होती है, स्ट्रॉबेरी क्या कहते हो आप, ये किसका उदाहरण है? तो मेरे भाई ये पुंज फल का उदाहरण है। ठीक है। आम, अमरूद ये सरल फल के उदाहरण है। संग्रंथिल फल ये पुष्प के अलग अलग भागों से या संपूर्ण पुष्प क्रम से फल का निर्माण होता है। अब पुष्प के बहुत सारे भाग होते हैं, तो उन सभी से अगर फल का निर्माण हो रहा है, जैसे कि अनानास, कटहल, सहतूत, तो ये इसका उदाहरण है। अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है तो वो सरल फल है। अगर अंडाशय में एक से अधिक अंडाशय से फल का निर्माण हो रहा है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, तो वो पुंज फल का उदाहरण है। तो ये आपके फल के प्रकार भी मैंने आपको बता दिए भैया। बोलो किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? अब बताओ, अब बताओ भैया। अब देखो, क्वेश्चन इतने अच्छे पूछे नहीं जाते यहाँ से, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि केले का कौन सा भाग खाया जाता है, नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है कौन? एक मैंने स्टेनो में जो पूछा गया क्वेश्चन है, नारियल में जो रेशे होते हैं उसकी कठोरता किसके कारण होती है, या फिर वो नारियल के जो रेशे होते हैं वो फल भित्ति के किस भाग से बने हुए होते हैं। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे टमाटर के बारे में पूछ लिया कि टमाटर क्या है, फल है या कोई और है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो अगर आप इतनी चीज़ पढ़ लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि रेलवे में यहाँ से कोई बाहर क्वेश्चन आएगा। जो है भैया यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आज यहीं तक रखते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। जड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं किए हैं तो जाकर के कर लेना। उसके अलावा तना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं किए हैं तो जाके कर लेना। पत्ते पुष्प से संबंधित अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लेना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में भी मिल जाएगा और क्विक रीजन बायोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा। दोनों प्लेलिस्ट है, रेलवे की है, दोनों में आपको मिल जाएगा। जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच है भैया, जिसकी शुरुआत मैंने 1 फरवरी से की थी रेलवे वाले स्पेशल बच्चों के लिए। इसमें मैं आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे की अलग अलग एग्जाम, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, आरपीएफ में पूछे गए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं भैया। प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे एग्जाम का नाम लिखा गया है, डेट लिखी गई है, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ाया गया है। तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच की अगर आपके पास समय है तो भैया क्लास ले लेना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए नहीं है, आपको सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो कल बीज के बारे में भी मैं थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूंगा, क्योंकि बीज से भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो उसके बारे में पढ़ लेंगे, फिर आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। यार तबीयत खराब है यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है। चलो आगे, ओके भैया, मिलते हैं कल, बाय बाय।